एक युवा जब फौज में भर्ती होता है तब वो ये तो जानता है कि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, मगर मौत के बाद उसकी खोपड़ी, उसका कपाल लंदन के एक म्यूजियम में नुमाइश का सामान बन जाएगा। उसका कपाल एक म्यूजियम में सिगार बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। फिर म्यूजियम से वो कपाल एक पब पहुंच जाएगा, शराबियों की सिगरेटों और सिगारों को बुझाने के काम आएगा। किसी सैनिक का इससे बड़ा अपमान और भला क्या हो सकता है? मगर यह अपमान हुआ है एक शहीद का, आजादी की लड़ाई के एक वीर योद्धा का, जिसे पहले तोप से उड़ाया गया, फिर उसके सर की चमड़ी उधेड़ी गई और फिर उसके कपाल को जंग की ट्रॉफी बना दिया गया। आज आजादी की लड़ाई के एक शहीद का सिर पिछले 165 साल से वतन वापसी के इंतजार में। एक ऐसा शहीद जिसकी शहादत को न सही पहचान मिली और न ही सम्मान। ये दर्दनाक कहानी है 1857 के विद्रोह के एक वीर सेनानायक आलम बेग। कहानी का जन्म होता है सन 1857 में, जब पूरे भारत में क्रांति की एक लहर दौड़ रही थी। तब आलम बेग और उनके साथियों की टुकड़ी भी इस क्रांति में उतर पड़ी। टुकड़ी का नेतृत्व बेग ही कर रहे थे। बेग तब अंग्रेजी फौज की 46वीं रेजिमेंट बंगाल नॉर्थ इन्फेंट्री में बतौर हवलदार तैनात थे। आलमबाग की तैनाती उस वक्त मियामीर में थी, जो अब पाकिस्तान में आता है। दरअसल अंग्रेज कर क्या रहे थे? ये जो बंदूक का कारतूस होता है उस पर जानवरों की चर्बी लगा रहे थे, और यही बेग और उनके साथियों के धार्मिक विश्वास के खिलाफ। अंग्रेजों की बुरी नीयत को भांपते हुए उन्होंने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। आलम बेग के साथ उनकी रेजिमेंट के करीब 500 से ज्यादा सैनिक थे, जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका। ये सारे सैनिक पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे, रावी को पार करके अजनाला पहुंचना चाह रहे थे। तब अंग्रेजों ने चारों तरफ से इनको घेर कर गिरफ्तार करने के बजाय गोली मार दी। न मालूम कितने ऐसे वीर सैनिक थे जो रावी नदी के बहाव में बह गए। बाद में इनमें से गिरफ्तार करीब 282 सैनिकों को कोर्ट मार्शल नहीं किया गया, सीधे गोली मार दी। क्रूर अंग्रेजों ने मारे गए 282 सैनिकों के शवों को उनकी वर्दी, उनके मेडल के साथ अजनाला के एक सूखे कुएं में फेंक दिया। किसी को पता ना चले, कोई वहां से महक ना उठे, बदबू ना आए। तो कहते यह है कि उन्होंने चूना और कोयला कुएं के ऊपर डालकर कुएं को ढक दिया। बहरहाल 2014 में जब पंजाब के अजनाला में एक कुएं से ये नरकंकाल मिले, पड़ताल हुई, तब इस जघन्य वारदात का खुलासा हुआ। विद्रोही सैनिकों के मुखिया आलम बेग ही थे, और वही थे जो सिर्फ जिंदा बचे। गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में आलम बेग को सियालकोट में तोप से उड़ा दिया गया और उनके कपाल को वॉर ट्रॉफी, जी हां, जंग की एक ट्रॉफी के तौर पर ब्रिटेन ले जाया गया। 1911 में ब्रिटेन का एक अखबार था द स्फीयर, उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि व्हाइट हॉल के म्यूजियम में बेग के कपाल को एक सिगार बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाद में यह कपाल पता नहीं कैसे यहां से कैंट के एक पब द लॉर्ड क्लाइव पहुंच गया। 1963 में जब ये पब किसी और ने खरीदा, तब उन्हें यह कपाल पब के स्टोर रूम में मिला। जो पब के नए मालिक थे, पति पत्नी, ये दरअसल पुराने मालिकों के ही रिश्तेदार थे, जिन्हें बाद में ये पब मिला। तो शुरू में जैसा अंग्रेज हमेशा करते हैं, इन मालिकों ने भी, नए मालिकों ने भी इस कपाल के साथ फोटो खिंचवाई, पर बाद में इसे छुपा दिया। दरअसल पब के मालिकों ने जब ये कपाल देखा, तब उसके नीचे का जबड़ा गायब था और जो ऊपर के बचे हुए दांत थे वो भी हिल रहे। पब के नए मालिक पति पत्नी बाद में थोड़ा असहज हुए इस कपाल को लेकर, और उन्होंने उसे हटाने की सोचा। ये खोपड़ी कहाँ हटाएं, किसे लें, कहाँ रखें, ये सवाल। तो जब नए मालिकों ने इस कपाल को गौर से देखा, तो कपाल की आंख के एक गड्ढे में पुरानी सी चिट्ठी मिली। जब उन्होंने चिट्ठी में लिखी जानकारी को देखा, तो पता चला कि इसमें एक पूरी इबारत लिखी हुई है। तफ्तीश शुरू की उन्होंने, इंटरनेट की मदद ली,
लेकिन इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं मिली। तब फिर उन्होंने डॉक्टर किम वैगनर से संपर्क किया। डॉक्टर वैगनर लिखते हैं कि उन्हें 2014 में एक ईमेल मिला इस खोपड़ी के बाबत, और वो दरअसल पहले भी एक जाना माना नाम थे जो कॉलोनियल शासन था उसके बारे में शोध करते आए थे, पढ़ाते आए थे, इसीलिए पति पत्नी ने उनसे संपर्क किया। तो डॉक्टर वैगनर ने इस खोपड़ी को हासिल करने के बाद इस पर गहरी रिसर्च की और फिर एक किताब भी लिखी। साथ ही साथ डॉक्टर वैगनर ने ये सिर आलम बेग का ही है, इसकी जांच कराने की ठानी। तो वैगनर ने लंदन के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के डॉक्टर हेदर बॉनी से संपर्क किया। डॉक्टर बॉनी एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी तफ्तीश की और फिर ये तस्दीक की कि ये सिर एशियाई मूल के करीब 30 साल के किसी मर्द का है। जांच में ये भी पता चला कि ये शख्स करीब 5 फुट 7.5 इंच लंबा था, स्वस्थ था। डॉक्टर बॉनी ने यह भी बताया कि जो कपाल है उसके ऊपर यानी सिर पर किसी भी तरह की चोट या रगड़ के कोई निशान नहीं। ये एक अहम डिस्कवरी है, यानी मौत के बाद इस कपाल को या तो उबाला गया या फिर गलने के लिए खुला छोड़ दिया गया। सोचिए, जब खाल हटी तब इस सिर को एक ग्रिजली ट्रॉफी के तौर पर इंग्लैंड ले जाया गया। ग्रिजली ट्रॉफी दरअसल किसी दुश्मन को ताकत से परास्त करने की एक निशानी मानी जाती। ठीक ऐसा ही आलम बेग की खोपड़ी के साथ किया गया। उन्हें तोप से उड़ाया गया, उनके सिर को या तो उबाला गया या खुला छोड़ दिया गया और फिर उनके कपाल को इंग्लैंड लाया गया एक जंग की ट्रॉफी के तौर पर। अब ये सोचिए कि कपाल किसका है ये पता ही ना चलता अगर कपाल में वो चिट्ठी ना मिलती। वो चिट्ठी मिली उस कपाल की आंख के गड्ढे से। तो जो आंख में चिट्ठी थी ये अदगली सी चिट्ठी थी। उसी से बाद में ये क्लियर हुआ कि ये सिर आलम बेग का है। चिट्ठी में लिखा था कि बेग 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख लीडर थे, और चिट्ठी की जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, उससे साफ था कि लिखने वाला आलम बेग से किस कदर नफरत करता था। चिट्ठी में बेग पर एक स्कॉटिश मिशनरी परिवार को मारने का भी आरोप लगाया। बाद में जब डॉक्टर वैगनर ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जे.एस. सहरावत से संपर्क किया। प्रोफेसर सहरावत पंजाब विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं। ये डॉक्टर सहरावत ही वो शख्स हैं जो 2014 में जब पंजाब में अजनाला में 282 नरकंकाल मिले थे तो उन्होंने ही रिसर्च शुरू की थी इन पर। फिर ये रिसर्च अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, हंगरी और भारत के कई इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर अंजाम दी। इस रिसर्च में जो ऐतिहासिक साक्ष्य थे और जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे, यानी साइंटिफिक एविडेंसेस और हिस्टोरिकल एविडेंसेस, इन दोनों को बहुत ही आधुनिक तरीके से इनका मिलान किया गया। बाद में इस संयुक्त रिसर्च में यह दावा किया गया कि ये 282 नरकंकाल आलम बेग की रेजिमेंट के ही सिपाहियों के थे। अकेले इनमें सिर्फ आलम बेग ही जिंदा बचे थे, जिन्हें जब हमने आपको बताया तोप से उड़ाया गया, और बस यहीं से शुरू हुई शहीद के कपाल की नुमाइश। मौजूदा समय में यह कपाल डॉक्टर वैगनर के पास ही है और इसे वो ससम्मान दफनाना चाहते हैं। डॉक्टर वैगनर खुद भी बेग के कपाल को वापस भारत भेजने की पैरवी कर रहे हैं। डॉक्टर वैगनर चाहते हैं कि यह कपाल भारत पाकिस्तान की सीमा पर कहीं दफनाया जाए। अब प्रोफेसर सहरावत ने भी डॉक्टर वैगनर को चिट्ठी लिखकर इस खोपड़ी को वापस भारत भेजने की उनसे गुजारिश की। अब आप ये सोचिए कि आजादी के एक नायक के साथ ऐसा अमानवीय सलूक करने वाले आज मानवाधिकारों के पैरोकार बने हुए हैं। तोप से उड़ाना, फिर सिर की खाल उधेड़ कर उसे ग्रिजली ट्रॉफी बना देना कितना जघन्य अपराध है। खुद को सभ्य समाज कहलाने वाला ब्रिटेन क्या ऐसी असभ्य और अमानवीय हरकतों पर माफी मांगेगा? आखिर कब नसीब होगा आजादी के एक नायक को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार? एक शहीद का वो हक जो उसका आखिरी हक भी है और इस देश के वीरों की वीरता के सम्मान का सवाल भी। सोचिए, अपनी सीरीज में हम कुछ ऐसे ही औपनिवेशिक अपराधों यानी कॉलोनियल क्राइम्स का जिक्र करेंगे और फिर आप तय कीजिएगा कि खुद को तथाकथित सभ्य समाज कहलाने वाले ये लोग वाकई सभ्य थे या नृशंस, हिंसक, लालची और बेदिल थे। सभ्य ये ताकतें थी
या फिर इनका शिकार है वो देश या वो लोग जो अपनी सभ्यता, अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों के साथ अपनी सुंदर सी दुनिया में खुश थे? वो लोग जिन्होंने कभी किसी दूसरे का हक छीनने की नहीं सोची। क्या यही इनकी गलती है? अपनी सीरीज में हम कुछ ऐसे ही औपनिवेशिक अपराधों यानी कॉलोनियल क्राइम्स का जिक्र करेंगे और फिर आप तय कीजिएगा कि खुद को तथाकथित सभ्य समाज कहलाने वाले ये लोग वाकई सभ्य थे या नृशंस, हिंसक, लालची और बेदिल थे। सभ्य ये ताकतें थी या फिर इनका शिकार है वो देश या वो लोग जो अपनी सभ्यता, अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने संसाधनों के साथ अपनी सुंदर सी दुनिया में खुश थे? वो लोग जिन्होंने कभी किसी दूसरे का हक छीनने की नहीं सोची। क्या यही इनकी गलती थी?